नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम देश डायरी में। मैं साबिता ठाकुर आपके लिए लेकर आई हूं वो तमाम जानकारियां जो आपको कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों की नई नई तकनीकों से अवगत कराते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं आज की देश डायरी के कुछ खास पन्नों पर। आज हम बात करेंगे जल सप्ताह सम्मेलन के बारे में। जानेंगे क्या है कपास उत्पादकों के लिए एक अच्छी खबर, समझेंगे कि आखिर क्यों हरियाणा राज्य का कारोबार अब युवा संभालेंगे और साथ ही बताएंगे दक्षिण भारत पर गुजर रहे सूखे का हाल। जल संसाधन तथा नदी विकास मंत्रालय ने 5 दिनों यानी 4 से 8 अप्रैल तक चलने वाले भारत चौथे जल सप्ताह 2016 का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने किया। 5 दिवसीय चौथे जल सप्ताह 2016 का विषय इस बार सबके लिए जल सम्मिलित प्रयास रखा गया। जल सप्ताह में करीब 20 देशों के 1500 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन का समापन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व की जल समस्या के समाधान के लिए भारत जल सप्ताह श्रेष्ठ त्योहारों और विचारों को साझा करने की दिशा में एक प्रमुख कदम है। उन्होंने इस आयोजन के लिए जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय को धन्यवाद दिया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोगी मंत्रालय और विभागों के योगदान की सराहना की। कपास उत्पादकों के लिए एक राहत भरी खबर है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि सरकार कपास के बीजों का दाम का नियम जारी रखेगी और अमेरिका की प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी कंपनी मोनसेंटो जैसी कंपनियों को किसानों का शोषण करने का मौका नहीं देगी। केंद्र सरकार ने 2016-17 फसल वर्ष के लिए कपास के बीजों के संबंध में मूल्य नियंत्रण आदेश जारी किया, जिसमें बीज कंपनियों की रॉयल्टी भी शामिल की गई है। पिछले महीने सरकार ने पहली बार बीटी कॉटन के लिए 800 रुपए प्रति पैकेट की एक समान दर तय की, जिसमें 49 रुपए की मामूली रॉयल्टी भी शामिल है। इससे जहां किसानों को फायदा होगा, वहीं मोनसेंटो के भारतीय कारोबार पर मंदी का असर दिखेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने 2 दिवसीय खरीफ सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मोनसेंटो एक अच्छी कंपनी है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप किसानों को लूटें और अपने ज्ञान के लिए मुंह मांगी कीमत वसूलें। चाहे बीज हो या दवा, जब भी जरूरत होगी हम कीमत का नियम जारी रखेंगे। हरियाणा राज्य के अगले 1 साल का कार्यभार देश के युवा वर्ग संभालेंगे, जिसके लिए राज्य सरकार राज्य में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोग कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। हरियाणा सरकार युवाओं को शासन और आम आदमी से जोड़ने के लिए नया प्रयोग करने जा रही है। इसके लिए राज्य में 1 जुलाई से मुख्यमंत्री सुशासन सहयोग कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत राज्य के चुनिंदा 21 युवाओं की पहचान कर उन्हें हर जिले में भेजा जाएगा। ये युवा न केवल सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे, बल्कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अफसरों के साथ लगातार बैठक करेंगे। इन युवाओं की नियुक्ति स्वैच्छिक होगी और 1 साल के लिए होगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, सर्वोच्च चिकित्सा महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से ऐसे युवाओं की पहचान की जाएगी। इस पद के लिए देश भर से 2300 पंजीकरण किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 मार्च को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती पर किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया। सभी किसान भाइयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए उन्होंने ई-ट्रेडिंग पोर्टल लॉन्च किया। इसके जरिए किसान अब अपने उत्पाद की कीमत खुद से ही निर्धारित कर सकेंगे। 14 मार्च को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी किसान और मंडियों को एक साथ लाने के लिए ई-ट्रेडिंग पोर्टल लॉन्च किया। इसका उद्घाटन उन्होंने दिल्ली के विज्ञान भवन में किया। इसके जरिए देश की 585 मंडियों को मार्च 2018 तक ई प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। ई प्लेटफॉर्म से कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जुड़ेंगे। फिलहाल इसे अभी 8 राज्यों गुजरात, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 21 मंडियों में परियोजना को पायलट के तौर पर शुरू किया गया है।
उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत भी इस साल सूखे की चपेट में है, जिसके कारण दक्षिण भारत में कई मुख्य फसलों की बुआई प्रभावित हो रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इनका उत्पादन घट सकता है और महंगाई की मार भी झेलनी पड़ सकती है। सूखे ने दक्षिण राज्यों की मुख्य फसलों चावल, कपास और मसालों को प्रभावित किया है। ग्रीष्मकालीन वर्षा की कमी से इन खाद्य फसलों के उत्पादन में गिरावट आ सकती है। सूखे से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में खासकर चावल उत्पादक इलाकों में उत्पादन पर असर देखा जा रहा है। पिछले 20-25 सालों में ये पहला मौका होगा जब नागार्जुन सागर पूरी तरह से नहीं भरा और जिसके चलते सिंचाई गतिविधियों में दिक्कत देखी गई। तेलंगाना के कई जिले गर्म हवाओं की चपेट में हैं। यहाँ पर चावल के अलावा मिर्च, हल्दी और कपास की पैदावार भी प्रभावित हुई है। झुग्गियों में रहने वालों के पास भी अपना घर होने का सपना साकार होने वाला है। दिल्ली सरकार ने जहां झुग्गी वहां मकान योजना को मंजूरी दे दी है। जल्द ही झुग्गी वालों के पास भी अपने सपनों का घर होगा। दिल्ली सरकार ने स्थानीय पुनर्वास कार्यक्रम शुरू कर दिया है। सरकार ने 43 झुग्गी क्लस्टर में रहने वाले लोगों के पुनर्वास की पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। फर्स्ट फेज में 7,337 झुग्गियों में रहने वालों को मकान दिए जाएंगे। झुग्गी क्लस्टर में रहने वालों को 5 किलोमीटर के दायरे में मकान दिए जाएंगे। इससे लोगों को शिफ्टिंग में कोई परेशानी नहीं होगी। जिन 43 झुग्गी क्लस्टर के लिए ये फैसला लिया गया है वे रजौरी गार्डन, मॉडल टाउन और सुल्तानपुरी में हैं। बहुत जल्द मकान देने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये भी तय किया गया है कि मकान अलॉट होने के 5 साल तक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी दिल्ली सरकार की होगी। इसके लिए अलग से मेंटेनेंस फंड भी बनाया जा रहा है। क्लाउड सीडिंग के बारे में बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र में सूखे के हालात लगातार चिंताजनक होते जा रहे हैं। सरकार से लेकर कोर्ट तक इस पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। पानी की कमी के कारण पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। पानी के स्रोत की निगरानी भी की जा रही है। इस प्राकृतिक आपदा से राहत पाने के लिए महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर क्लाउड सीडिंग करने जा रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। महाराष्ट्र में सूखे के हालात लगातार चिंताजनक होते जा रहे हैं। सरकार से लेकर कोर्ट तक इस पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। पानी की कमी के कारण पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। पानी के स्रोत की निगरानी भी की जा रही है। इस प्राकृतिक आपदा से राहत पाने के लिए महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर क्लाउड सीडिंग करने जा रही है। प्रदेश में सूखे से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन इस बार मॉनसून सीजन में कम बारिश की संभावना को देखते हुए सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नई तकनीक क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। क्लाउड सीडिंग यानी बादलों के बीजारोपण की योजना। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही महाराष्ट्र सरकार इस स्कीम पर काम करने की योजना बना रही है ताकि पानी की कमी ना हो पाए। महाराष्ट्र में ये प्रयोग पिछले साल अगस्त से नवंबर के दौरान भी किया गया था। इस योजना के जरिए कृत्रिम बारिश की जाती है। क्लाउड सीडिंग वो प्रक्रिया है जिसके तहत कृत्रिम बारिश के उद्देश्य से बादलों में कृषि केंद्र को उत्पन्न किया जाता है, जिनके ऊपर छोटे हिमखंडों के इकट्ठे होने से उनका आकार बढ़ने लगता है और पानी की बूंदें या हिम गोलियों का निर्माण होता है और बारिश शुरू हो जाती है। खेत को सुअर और बंदरों से हो रहे नुकसान के चलते पहाड़ी इलाकों के किसान पलायन कर रहे हैं। किसान खेती बाड़ी छोड़ने लगे हैं, लेकिन अब इस समस्या से निजात मिलने वाली है। भारतीय कृषि अनुसंधान ने एक ऐसा यंत्र बनाया है जो ऐसे जानवरों को उनके खेतों से दूर रखेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी ICAR के विशेषज्ञों ने बायो एक्वास्टिक यंत्र बनाया है। बैटरी से चलने वाला ये यंत्र सुअरों को डराने के लिए तेंदुए, बाघ और कुत्ते जैसे जानवरों की रिकॉर्डेड आवाज निकालता है और ऊर्जा पैनल से चार्ज होने वाली बैटरी से चलने वाला ये यंत्र एक तरह से लाउड स्पीकर की तरह है, जिससे तेंदुए, बाघ और कुत्ते आदि जानवरों की आवाजें निकलती हैं। जरूरत के मुताबिक इस यंत्र से समय भी निर्धारित किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में इस यंत्र का सफल परीक्षण किया गया है। इस यंत्र से निकलने वाली आवाज 2.5 एकड़ क्षेत्र में मौजूद सुअरों को खदेड़ सकती है।
सूखे से बेहाल होते बुंदेलखंड को भीषण अकाल और दरिद्रता से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करने वाली है। बूंद बूंद पानी को तरसते बुंदेलखंड के लोगों को तत्काल राहत देने के लिए साथ ही वहां की बांझ हो रही धरती को फिर से हरा भरा बनाने की योजना बनाई जा रही है। केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड को प्रथम वरीयता देते हुए उत्तर प्रदेश से मिलकर कारगर योजना को अंतिम रूप दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर उच्च स्तरीय समिति ने सूखे से त्रस्त बुंदेलखंड के हालात की गंभीरता से समीक्षा की। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और राज्य के अन्य आला अफसर भी मौजूद थे। केंद्रीय कृषि मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक में बुंदेलखंड के लिए 1304 करोड़ रुपए की सूखा राहत की भी मंजूरी दी गई। इस राहत को जल्द ही सूखा प्रभावित किसानों के जन धन बैंक खाते में जमा करा दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य में लोगों के पलायन को रोकने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी मनरेगा में 100 दिनों के रोजगार को बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है। साथ ही पेयजल आपूर्ति योजना का काम भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। 10वीं पास शैक्षणिक योग्यता वाले लोग ही राजस्थान में अब मंडी चुनाव लड़ सकेंगे। इतना ही नहीं, जिनके घरों में शौचालय नहीं होगा वो भी मंडी चुनाव से दूर रहेंगे। राजस्थान की कृषि उपज मंडियों में अब अगस्त 2016 में सदस्य पदों पर होने वाले चुनाव के लिए 10वीं पास लोग ही चुनाव लड़ सकेंगे। यही नहीं, प्रत्याशियों के घरों में अगर शौचालय नहीं है तो भी वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राज्य के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि अब तक मंडी सदस्य एवं पदाधिकारियों के पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं थी, लेकिन अगस्त में प्रदेश की सभी 135 कृषि उपज मंडियों में होने वाले चुनावों में शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने का फैसला किया गया है। चुनाव के लिए कृषि उपज मंडियों को आय के हिसाब से 4 श्रेणियों में बांट दिया गया है। गुजरात के तर्ज पर अब रांची में भी भूंगरू पद्धति से खेती की जाएगी ताकि पानी के अभाव में फसलें ना सूखें। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसे स्थापित कर अब सूखे के हालात में भी खेती करना संभव हो सकेगा। गुजरात, कर्नाटक, बुंदेलखंड सहित अन्य क्षेत्रों में भुंगरू पद्धति की मदद से खेतों में पानी का पटावन किया जा रहा है, जिसे अब रांची में भी शुरू किया जाएगा। सबसे पहले इस विधि को रांची जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करना चाहता है। इसके लिए जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है ताकि इस मद की राशि का आवंटन होने में इसकी सुविधा खेतों में उपलब्ध कराई जा सके। भुंगरू विधि से भूगर्भ में बरसात के पानी को संग्रहित किया जाता है। पानी को भूगर्भ में मौजूद बालू में जमा कर दिया जाता है, जिससे पानी कहीं और नहीं जाता है और एक जगह इकट्ठा रहता है। इस विधि की मदद से अधिकतम 9 करोड़ लीटर पानी संग्रहित किया जा सकता है। इसके लिए छोटी सी जगह पर 12 mm की बोरिंग की जाती है। देश के अधिकतर राज्यों में सूखे की हालात गंभीर होती जा रही है, लेकिन इन दिनों सूखे की समस्या 10 राज्यों में सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है, जिससे निजात पाने के लिए केंद्र सरकार ठोस कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूखे पर जल्द फैसले लेने के निर्देश के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किसानों को मल्टीनेशनल कंपनियों के शोषण से दूर रहने का ऐलान किया है। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने कहा है कि करीब 10 राज्यों में सूखे की हालत गंभीर है, लेकिन इसके कारण खेती और फसलों की पैदावार में कमी नहीं आने दी जाएगी। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर सूखे से निपटने के उपायों पर काम कर रही है। सरकार ने कहा है कि इस बार का मॉनसून अच्छा रहने की उम्मीद है। देश में अभी सिंचाई से संबंधित 89 परियोजनाएं रुकी हुई हैं। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। अगर विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से विदेशी सामान मंगवाने का आपको शौक है तो ये खबर आपके लिए थोड़ी बैड न्यूज़ हो सकती है। अब विदेश में रहने वाले अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से महंगी विदेशी चीज़ों को मंगवाने पर आपको 15% फीस चुकानी होगी। 1 साल तक विदेश में रहने के बाद घर लौटने वाले भारतीयों को कलर टीवी, होम थिएटर सिस्टम, सर्राफा और गहने देश में लाने पर
15% का शुल्क चुकाना होगा। अभी तक निजी और घरेलू सामान जिनका इस्तेमाल किया जाता है उन पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगता है। इसमें वीडियो कैसेट, रिकॉर्डर प्लेयर, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल या LPG कुकिंग रेंज, कंप्यूटर या लैपटॉप और 300 लीटर तक का घरेलू रेफ्रिजरेटर। इसके अलावा पुरुषों के लिए 50,000 रूपए और महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए तक के गहनों पर कोई शुल्क नहीं लगता था। अन्य उत्पादों के लिए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBEC हर साल नियम और दरें तय करता है। आखिर क्या है बोन बैंक का उद्देश्य, बताएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मौसम का सबसे कड़ा रुख पूरे ग्रीष्म ऋतु में आमतौर पर मई और जून में देखने को मिलता है, लेकिन इस साल मौसम का मिजाज कुछ अलग ही है। अप्रैल की शुरुआत तेज गर्मी के साथ हुई और हर दिन ऐसा लग रहा है जैसे तापमान एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। मौसम का सबसे कड़ा रुख पूरे ग्रीष्म ऋतु में आमतौर पर मई और जून में देखने को मिलता है, लेकिन इस साल मौसम का मिजाज कुछ अलग ही है। अप्रैल की शुरुआत तेज गर्मी के साथ हुई और हर दिन ऐसा लग रहा है जैसे तापमान एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा हो। स्काईमेट के मुताबिक बीते साल में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भीषण लू चलने से 2500 लोगों की जानें चली गई थी। इस साल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में सामान्य से अधिक तापमान के चलते लू का असर भी देखा जा रहा है। इसमें महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से है। हालांकि इस समय इन राज्यों में तापमान में कुछ कमी आई है और लोगों को असमय पड़ रही भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है, लेकिन पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में पारा तेजी से ऊपर गया और अधिकांश हिस्सों को लू ने अपनी चपेट में ले लिया है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या ISBN के पंजीकरण और आवंटन के लिए INBN पोर्टल लॉन्च किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या के पंजीकरण और आवंटन के लिए INBN पोर्टल लॉन्च किया है। ईरानी ने INBN पोर्टल जारी करते हुए कहा है कि प्रकाशकों और लेखकों की सुविधा के लिए और इस प्रणाली से प्रकाशकों और लेखकों को निर्धारित समय से पहले और बेहतर सेवा मिल सकेगी। अब अपने स्वास्थ्य को लेकर आप सावधान हो जाइए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के जारी एक ताज़ा रिपोर्ट में यह अंदेशा लगाया गया है कि साल 2030 तक भारत में हार्ट अटैक, डायबिटीज और कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियों का खर्च बढ़ सकता है। हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर और मानसिक बीमारियां आने वाले सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ने वाली हैं। साल 2012 से 2030 के बीच इन बीमारियों के इलाज पर करीब 6.2 खरब डॉलर यानी 41 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। रिपोर्ट में इन बीमारियों के भारत और चीन के शहरी इलाकों में तेजी से फैलने का खतरा बताया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ता शहरीकरण, वहां पर काम और जीवन शैली की स्थितियां संक्रामक बीमारियों की मुख्य वजह हैं। साल 2014 से 2050 के बीच में भारत में 40 करोड़ 40 लाख आबादी शहरों का हिस्सा बनेगी, जबकि चीन में ये संख्या 29 करोड़ 20 लाख होगी। ऑपरेशन के दौरान ऑर्थोपेडिक सर्जन या अन्य कारणों से खराब हुई जिन हड्डियों को बेकार मानकर फेंक दिया जाता है, अब उनको सही कर जरूरतमंद मरीजों को लगाया जाएगा। राजस्थान के कोटा में प्रदेश का पहला बोन बैंक बनेगा। ये प्रदेश का पहला और देश का दूसरा बोन बैंक होगा। अभी तक मरीजों को हड्डी की जरूरत होने पर उनके पैर की 2 में से 1 हड्डी निकाल कर लगाई जाती थी, जिससे मरीजों को भविष्य में तकलीफ होती थी। लेकिन इस बैंक के शुरू होने के बाद यहाँ पहले से ट्रीटमेंट करके रखी गई हड्डी काम में ली जा सकेगी। कोटा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी विंग के साथ साथ ऑर्थोपेडिक की भी सुपर स्पेशलिटी विंग शुरू की जाएगी। कोटा में बोन बैंक शुरू होने के बाद खराब हो चुकी हड्डियों का पहले ट्रीटमेंट किया जाएगा। रामायण काल के जटायु को तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, वही जटायु जिन्होंने देवी सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे।
इसी के तहत बेटी बचाओ का संदेश देने के लिए दुनिया का पहला जटायु मंदिर का निर्माण किया गया है। यह मंदिर देश का पहला मंदिर होगा जो बेटी बचाओ का संदेश देने के लिए बनाया गया है। बेटी बचाओ संदेश को सफल बनाने के उद्देश्य से ग्वालियर में जटायु मंदिर का निर्माण कराया गया है। विधि विधान से प्रतिमा की स्थापना के बाद यहाँ बना जटायु मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। इसे दुनिया का पहला जटायु मंदिर भी बताया जा रहा है। ये मंदिर समाज में महिलाओं की मान प्रतिष्ठा बढ़ाने की दिशा में लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह जटायु ने देवी सीता की रक्षा के लिए राक्षस राज रावण के साथ युद्ध करते हुए प्राण गंवाए, वो बेटियों की रक्षा का अनुपम उदाहरण है। इसके साथ ही ये मंदिर क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा देने में मददगार साबित हो सकता है। जंगलों के घटते तादाद, बढ़ती जनसंख्या के कारण आवासीय स्थानों की पूर्ति के लिए लोगों का जंगलों की तरफ रुख करने से दुनिया भर में बाघों की संख्या में भारी कमी का आंकड़ा मिल रहा है। लेकिन पहली बार इन 100 सालों में दुनिया भर में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी आई है। पहली बार पिछले 100 सालों में जंगलों में बाघों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है, जिनकी संख्या शिकार और प्राकृतिक आवास के नुकसान के कारण काफी कम हो चुकी है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल दुनिया में करीब 3,890 बाघ हैं, जो कि साल 2010 के आंकड़े से 700 ज्यादा हैं। साल 2010 में बाघों की कुल संख्या 3,200 ही थी। वर्तमान में एशिया में 2,226 बाघ, भारत में 433 बाघ, रूसी साइबेरिया में 371, इंडोनेशिया में 250, मलेशिया में 198, नेपाल में 19, थाईलैंड में 10, बांग्लादेश में 103, भूटान में और 7 से ज्यादा चीन में, 5 से कम वियतनाम में, लाओस में 2 और कंबोडिया में 1 भी नहीं है। वहीं म्यांमार में बाघों के बारे में कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2022 तक बाघों की कुल संख्या 6,400 तक हो सकती है। भारतीय सिनेमा जगत में कई तरह की फिल्में बनती हैं, कभी किसी सामाजिक बुराई को लेकर तो कभी बदलते युवा की सोच को लेकर। पर भारतीय सिनेमा जगत में पर्यावरण के प्रति सचेत करने के लिए पहली फिल्म बनाई गई है, जो बनाई तो बच्चों के जरिए गई है, पर आप बड़े बुजुर्गों को भी ये फिल्म काफी कुछ सिखा सकती है। 30 अप्रैल से सिनेमा घरों में शॉर्टकट सफारी मूवी आने वाली है। फिल्म जगत के जाने माने निर्देशक अमिताभ सिंह इस मूवी के डायरेक्टर हैं और फिल्म के मुख्य कलाकार जिमी शेरगिल हैं। शॉर्टकट सफारी मूवी ऐसे 7 शहरी बच्चों की कहानी है जो पिकनिक मनाने गए हैं, लेकिन घने जंगलों में खो जाते हैं। पर्यावरण के प्रति इन बच्चों ने कैसे एक टीम के रूप में काम किया, ये बखूबी आप इस फिल्म से सीख सकते हैं। ये फिल्म बच्चों के लिए किसी रोमांच भरी मूवी से कम नहीं है। इतना ही नहीं, ये फिल्म बच्चों के अलावा हर एक इंसान को पर्यावरण से जुड़े अहम मुद्दों के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती है। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में देश डायरी के पन्नों में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-498-0000, साथ ही 0011।